हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी फॉरेक्स की 50% ऑफ द चैप्टर को कवर कर चुके हैं, 50% अप्रॉक्सीमेटली आई विल से। सो हम फॉरेक्स की रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे हैं इस पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में। पार्ट 2 में हम बचे हुए जो भी फॉरेक्स के टॉपिक्स हैं वो हम सब कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। एंड प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ ओनली अ कॉन्सेप्ट वीडियो। इसके अलावा क्वेश्चंस एंड आंसर्स की रिवीजन सेपरेटली आएगी। इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर नहीं करे जाएंगे। पार्ट 1 में भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर नहीं थे, पार्ट 2 में भी नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, मेरे को लगेगा कि एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आ सकता, वहाँ एग्जाम्पल को पक्का लिया जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो आई होप यू आर लाइकिंग माई वे ऑफ माई टीचिंग। आई होप आपको ये रिवीजन वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टू माई टेलीग्राम चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। एंड प्लीज़ एज यू आर अवेयर दैट फोरेक्स जैसे बड़े चैप्टर की वीडियोज़ रिकॉर्ड करने में बहुत ही टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी लगती है। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक ऑफ द रिविजन वीडियोज़ एज वेल। आई विल लव टू हियर फ्रॉम यू, राइट। सो हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक कवर कर चुके थे। अभी हमें ऑप्शंस के बारे में कवर करना था। सो ऑप्शंस के बारे में हम कवर कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप समझिए कि ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन क्या होता है, मैंने डेरिवेटिव्स में भी ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा। ऑप्शन क्या होता है कि ऑप्शन जो खरीद रहा है ऑप्शन, उसको एक राइट मिलता है। अगर मैंने लेट्स से ऑप्शन खरीदा तो मेरे को एक हक मिलेगा, एक राइट मिलेगा, आइदर टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट और टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। जो ऑप्शन लिया जिसके हिसाब से वो वाला राइट मिलेगा। अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया तो मेरे को अंडरलाइंग एसेट खरीदने का हक मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं पुट ऑप्शन लेता हूं तो मेरे को अंडरलाइंग एसेट, जो कि मेरी इस केस में फॉरेन करेंसी होगी ऑब्वियसली, वो बेचने का राइट मिलेगा, ठीक है। बट ये मेरे को राइट क्यों मिलेगा ऑप्शन में, क्यों मिलेगा? कोई पागल होगा जो मेरे को राइट देगा? नहीं, कोई पागल नहीं होगा। सामने वाला मुझसे प्रीमियम चार्ज करेगा तो ही मेरे को ये ऑप्शन मिलेगा। मैंने पे करा है, मैंने पैसे दिए हैं, तो ही मेरे को ये हक दिया जा रहा है, तो ही मेरे को ये ऑप्शन मिल रहा है। अंडरस्टूड दिस थिंग? यस। सो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन आप कान पर हाथ लगाए और बोले कॉल कर रहा हूं। कॉल करके आप सामने वाले को बोल रहे हो कि अंडरलाइंग एसेट मेरे को दे दे, दैट मीन्स यू हैव टू बाय, ठीक है। आप उसको फोन करके बोल रहे हो कि अंडरलाइंग एसेट मेरे को दे दे, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर बाइंग द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। आपके पास खरीदने का हक है। तो आप कब अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे? आप ऑप्शन कॉल ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करेंगे? जब आपको अंडरलाइंग एसेट मार्केट के कंपैरिजन में सस्ते में मिल रहा होगा, आप तभी एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स से दिस इज अ डॉलर, ये $1 है। मैंने बोला कि हे भाई, मैंने कॉल करके बोला सामने वाले को कॉल करके बोला कि मेरे को कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। ऐसा मैंने क्यों बोला होगा? ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मार्केट में $1 का प्राइस आज चल रहा है 50 रुपीज। लेट्स से मार्केट में $1 का आज प्राइस चल रहा है 50 नहीं 54 मानते हैं। मार्केट में डॉलर का प्राइस, स्पोर्ट प्राइस चल रहा है 54 रुपीज। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं, पहले से बता देता हूं। 54 रुपीज में मेरे को डॉलर मिल सकता है, लेकिन मेरा जो एक्सरसाइज प्राइस है, वो 50 रुपए है। तो क्या मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? 54 रुपीज में मार्केट से खरीद सकता हूं, और कॉल ऑप्शन यानी कि फोन करके मैं 50 रुपए में खरीद सकता हूं। तो क्या $1 मेरे को 50 रुपए में मिल रहा है और मार्केट में 54 रुपीज का मिल रहा है? दैट मीन्स मेरे को, अगर मैं कॉल ऑप्शन लेता हूं तो मेरे को डॉलर पे 4 रुपए का मुनाफा है। तो क्या मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? जरा बताइए। बिल्कुल करूंगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप पागल हो, ठीक है। तो आपको 4 रुपए का मुनाफा होने वाला है, आप एक्सरसाइज करोगे, एक रेशनल पर्सन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। उसी के बेसिस में हम अपना आंसर करेंगे। बट लेट्स से नाउ इट इज अ पुट ऑप्शन। मेरे पास शेयर बोल रहा हूं, मेरे पास डॉलर बेचने की राइट है। मार्केट में मेरा जो स्पोर्ट प्राइस है वो 50 रुपए चल रहा है। स्पोर्ट प्राइस इज ₹50 और मेरा जो एक्सरसाइज प्राइस है पुट ऑप्शन का वो 54 रुपीज है। पुट ऑप्शन है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। सो आप इस चीज को समझिए कि मैं ये डॉलर अगर मैं मार्केट में बेचने जाता हूं तो मेरे को 50 रुपए मिलेंगे, और अगर मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूं, पुट का मतलब रख देना, यानी कि रख दिया मतलब हमने गिव अप कर दिया, यानी कि इस डॉलर पे हमने गिव अप कर दिया, ये डॉलर हमने पुट कर दिया, दे दिया, दैट मीन्स सेल कर दिया। ऐसे आपको याद रखना है, पुट ऑप्शन मीन्स सेल। तो क्या मैं ये डॉलर 54 रुपीज में पुट करूंगा, 54 रुपीज में गिव अप करूंगा, दूंगा? हाँ, मैं बिल्कुल बेचूंगा 54 रुपीज में, क्योंकि मेरे को 50 रुपए ही मिल पाएंगे अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो अगेन मेरे को 4 रुपए का मुनाफा होगा। दिस इज ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की एक बार आप थियरी पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। बेसिकली इट्स जस्ट कि आपको राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट विच इज करेंसी, और जो सामने वाला बंदा है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है।
पुट ऑप्शन में क्या है, राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग करेंसी, अंडरलाइंग एसेट दैट इज करेंसी, और जो सामने वाला बंदा है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो। अब आपको ऑप्शन के साथ अपने फॉरेक्स के एक्सपोजर को हेज कैसे करना है हम उस पर बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, अगर आपको ज़रा से भी थके हुए हो या कुछ भी है तो आप 2 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक लेकर फिर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करिए, बिकॉज थोड़ा सा आपको पेचीदा लग सकता है, थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, बट मैं बैठा हूँ आपको बहुत सिंपल करवा के दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको, एक एग्जाम्पल भी इसका लिखूंगा, बिकॉज एग्जाम्पल के बिना मेरे को लगता है कि ये चीज़ अधूरी रह जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले नोट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो हेजिंग यूजिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप 1 में सबसे आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि वेदर यू नीड टू बाय और सेल। आपको डॉलर जो भी है, जो भी करेंसी है, वो आपको बाय करनी है, सेल करनी है, और कौन सी करेंसी करनी है आपको वो देखना है। विच करेंसी, डॉलर है या रुपी है, वो खरीदना है कि बेचना है, क्या करना है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो। सर ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले अपनी पहचान जाननी है कि आप हो कौन, या तो आप इंपोर्टर हो या आप एक्सपोर्टर हो। लेट्स से इफ यू आर एन इंपोर्टर, तो आप इंपोर्टर हो तो हो सकता है आपने बाहर से कोई मशीन या कुछ खरीदा होगा, कुछ खरीदा तो आपने बाहर वाले को पेमेंट करनी होगी ना डॉलर में। अब बाहर वाले को पेमेंट करनी है डॉलर में, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, तो इसका मतलब आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है। ये चीज समझ में आ गई। अब वो डॉलर की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो डॉलर खरीदने होंगे ना, सो यू नीड टू बाय डॉलर। और अगर आप एक्सपोर्टर हो उस केस में आपको डॉलर मिलेंगे। सो इस केस में आपने करेंसी आइडेंटिफाई कर ली कि आपको डॉलर मिल रहे हैं। अब वो डॉलर आप अपने पास रख के क्या करोगे, आप बैंक को बेचोगे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस यू नीड टू सेल द डॉलर। एक्सपोर्टर के पास करेंसी आती है बाहर से, वो करेंसी अपने पास नहीं रखेगा, बिकॉज वो करेंसी उसके कोई काम की नहीं है, इंडिया में रुपी चलता है, तो वो डॉलर बेचेगा। और अगर उसको बाहर वाले को पैसे देने हैं, देन दैट मींस इज एन इंपोर्टर, तो उस केस में उसको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वो इंडिया में रहता है, उसके पास डॉलर है नहीं, तो वो खरीदेगा। ये चीज आपको समझ में आती है। नाउ इसमें देखिए एग्जांपल, इफ यू आर एन इंडियन इंपोर्टर, इन दैट केस यू हैव टू पे फॉरेन करेंसी एज अ परचेज कॉस्ट। कुछ खरीदा होगा, वेयर हियर यू नीड टू बाय फॉरेन करेंसी एंड सेल इंडियन करेंसी। सर बाय फॉरेन करेंसी तो समझ में आ गया, सर आपने ये सेल इंडियन करेंसी क्यों लिखा, इसका आपको रीजन पता चलेगा कि हम दो तरीके से क्यों सोच रहे हैं, आपको आगे समझ में आएगा क्यों सोच रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना, इसको ऐसे भी सोचना कि भाई देखो आप इंपोर्टर हो तो आपको बाहर करेंसी मतलब बाहर वाले को डॉलर देना है। अब बाहर वाले को डॉलर देना है तो डॉलर आप कहां से लाओगे, बैंक को बोलोगे लाओ डॉलर लाओ, बैंक से खरीदोगे ना डॉलर। अब बैंक से आप डॉलर खरीद रहे हो तो बैंक वाला बोलेगा कि भाई मैं तो तेरे को डॉलर दे दूंगा, तू मुझसे डॉलर खरीद लेगा, तू मेरे को क्या देगा। बैंक वाला आपसे पूछ रहा है कि तू मेरे को क्या देगा। आप बोलोगे मेरे पास तो INR है, मैं आपको INR दूंगा। सो यू आर बाइंग द डॉलर। अगर आप डॉलर बाय कर रहे हो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं आप INR सेल कर रहे हो, आप INR भी तो दे रहे हो ना सामने वाले को। बार्टर सिस्टम समझ लो, आप इसको एक्सचेंज समझ लो, तो आप भी कुछ बेच रहे हो। आप क्या बेच रहे हो, आप INR बेच रहे हो, उससे आप डॉलर रिसीव कर रहे हो, ठीक है। सो यू नीड टू सेल द इंडियन करेंसी, आप उसको बैंक को इंडियन करेंसी सेल करोगे और डॉलर बाय कर लोगे व्हेन यू आर एन इंपोर्टर, एंड वाइसी वर्सा इन केस ऑफ एक्सपोर्टर होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज समझ में आती है। अब स्टेप 2 में आपको देखना है चेक वेदर टू बाय कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आपको देखना है पुट ऑप्शन खरीदना है कि कॉल ऑप्शन खरीदना है। सर अब एक बात बताओ, पहले केस में व्हेन यू आर एन इंपोर्टर, जब आप इंपोर्टर हो तो आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, ये समझ में आ गया था। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप इंपोर्टर हो, आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, डॉलर रिक्वायर्ड। अब मैं अगर आपको कोटेशन ऐसे दे दूं ऑप्शन की, ये बाय और पुट दोनों के लिए कोटेशन है, ठीक है। $1 इज इक्वल टू ₹50। इस केस में अब आप पुट ऑप्शन खरीदोगे कि कॉल ऑप्शन खरीदोगे, दोनों कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेम एक्सरसाइज प्राइस में मिल सकते हैं, मैंने अज्यूम करा है। अब देखो भाई आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, यू वांट टू बाय डॉलर। अब डॉलर खरीदने हैं और मार्केट में कोटेशन किस चीज की है, मार्केट में $1 की कोटेशन ही तो है। $1 की कोटेशन मतलब आप लेट्स से आप ऐसे समझो आपको आलू खरीदने हैं, यू वांट टू बाय पोटैटोज। अब पोटैटोज खरीदने हैं और दुकानदार बोल रहा है एक आलू एक पोटैटो ₹50 का है, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे। दैट मीन्स बिकॉज यू वांट टू बाय दिस कोटेशन ना, आपको इस कोटेशन के हिसाब से इस चीज को खरीदना है, एक आलू खरीदना है, बस डॉलर से रिप्लेस कर दो आलू को, ठीक है। अब अगर मैं इस कोटेशन को ऐसे लिख दूं, ₹1 इज इक्वल टू 1/50 कितना होता है, $0.02। अगर मैं इस कोटेशन को ऐसे लिख देता हूं, अब मेरे को बताओ, अब आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, आप इंपोर्टर हो, रिक्वायरमेंट आपको डॉलर की है, लेकिन मार्केट में जो कोट दे रखा है ना वो ₹1 इज इक्वल टू $0.02 दिया हुआ है। तो अब इस केस में आपको सामने वाला आलू नहीं बेच रहा, मतलब
लेट्स से आपको पोटैटो चाहिए थे, सामने वाला बोल रहा है कि मैं आलू नहीं बेच रहा, सामने वाला बोल रहा है मैं रुपया खरीद रहा हूँ, सामने वाला ये बोल रहा है कि मैं रुपया खरीदूंगा और आपको आलू दे दूंगा। समझ में आएगी बात? नहीं समझ में आई, चलो ठीक है। अब आप इतनी बात समझो कि आपके पास रुपये की कोटेशन है। अब रुपये के एंगल से सोचना कि भाई आपको खरीदना है कि बेचना है। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, सर इस कोड को चेंज कर देते हैं, $1 इज इक्वल टू ₹80। सर हम कोड कन्वर्जन भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड को आपने एक्सचेंज करना सिखाया है। हाँ मेरे को पता है वो भी कर सकते हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ना जो आईसीआई है ना, मतलब आईसीआई भी ऐसे करता है कि भाई जिस कोटेशन में दिया हुआ है ना उसके हिसाब से सोचो, प्लस साथ में ये पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन है। तो ऑप्शन के केस में तो यार आप ना कोटेशंस को ऐसे चेंज कर नहीं सकते। अगर ये कुछ दूसरे फॉरवर्ड रेट होता या फिर कुछ और होता तो शायद आप कोटेशन को चेंज कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन इस केस में आप लॉजिकली गलत हो जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। बट नॉर्मली, और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आईसीआई यहां पर छोड़ो, फॉरवर्ड फ्यूचर्स हर जगह पे कोटेशन के हिसाब से ही चलेगा। तो आपको ना अब रुपये के हिसाब से सोचना है, वेदर यू वांट टू बाय द रुपी और यू वांट टू सेल द रुपी। देखो सर हमने तो सर डॉलर खरीदना है, हमें तो इतना पता है, सर रुपया का हमें पता नहीं। अरे मैंने अभी तो बताया था कि अगर आपको डॉलर खरीदना है तो इसका मतलब आपको पैसा बेचना है, इंडियन रुपी बेचना है। सो यू वांट टू सेल आईएनआर। अगर आपको डॉलर खरीदना है तो आपको रुपी बेचना भी तो पड़ेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस यू नीड टू सेल आईएनआर, दैट मीन्स यू वुड बी एक्सरसाइजिंग पुट ऑप्शन। आपको पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा। देखो कैसे दिन बदले, जज्बात बदले, वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया ना। पहले कॉल ऑप्शन ले रहे थे जब डायरेक्ट कोड दी हुई थी, इनडायरेक्ट कोड देते ही भैया सर कॉल ऑप्शन का पुट ऑप्शन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यस, दिस इज हाउ द फंडा वर्क्स। तो आपको ये चीज आनी चाहिए, समझ आ गई ये चीज? अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी ना, सो प्लीज वीडियो को पोस्ट करके रिपीट कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अपने दिल और जान लगाकर समझाया इस चीज को, ठीक है। अब एग्जांपल लिखा है, अगेन if you're an Indian importer, in that case you have to pay in foreign currency. Now if quote of an option contract is given direct quote दिया हुआ है, then you have to buy a call option as you want to buy dollar. And if quote is given as indirect quote कि ₹1 में कितने डॉलर हैं, then you have to buy a put option as you want to sell INR and buy dollars. ठीक है, समझ में आती है ये चीज? आ गई सर, समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद ना आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्शंस टू बी ट्रेडेड। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने आपको ट्रेड करने हैं, टोटल एक्सपोजर अमाउंट देख लीजिए, डिवाइड बाय लोट साइज कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन सर कई बार ना क्वेश्चन में वो लोट साइज देता नहीं है, उस केस में क्या? उस केस में ना यार हम सीधा एक्सपोजर अमाउंट को कन्वर्ट कर देते हैं और और हम मानते हैं कि मतलब ₹1 का मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट साइज है। चलो ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला ये शायद आपको समझ नहीं आया होगा। एक बार इतना समझ लीजिए कि टोटल अमाउंट टू बी हेज्ड डिवाइड बाय लोट साइज अगर हम करते हैं तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी ट्रेडेड आ जाता है, ठीक है। जो मैंने अभी चीज बोली थी शायद वो आपको समझ नहीं आई, वो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल में, ठीक है। स्टेप 4 में फाइनल आउटफ्लो आप कैलकुलेट कर लो। आउटफ्लो एज पर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो भी अगर उसको एक्सरसाइज करते हो तो कितना आउटफ्लो होता है, प्लस उसके ऊपर आपने जो प्रीमियम पे करा वो, प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन प्रीमियम पेड। क्यों? क्योंकि ना जो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन का ये जो आउटफ्लो है ये तो आपका मेच्योरिटी पे जाएगा, मेच्योरिटी पे एक्सरसाइज होगा, 3 महीना 6 महीना जो भी है। लेकिन जो प्रीमियम है वो आप जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, जैसे मैंने आज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा कि मेरे को 6 महीने के बाद पुट ऑप्शन या मतलब बाय या सेल करना है करेंसी को 6 महीने के बाद, लेकिन ऑप्शन तो आज एंटर करा, कॉन्ट्रैक्ट तो आज एंटर करा, तो प्रीमियम भी तो अपफ्रंट दूंगा तो ही सामने वाला हक देगा, है ना। 6 महीने के बाद थोड़ी दूंगा मैं प्रीमियम, तो प्रीमियम आज जा रहा है तो 6 महीने का ब्याज भी तो लगेगा प्रीमियम पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा प्रीमियम पे, आउटफ्लो पे मत लगा देना, बिकॉज आउटफ्लो तो जो है ना करेंसी आउटफ्लो जो एक्सरसाइजिंग है वो हमारी मेच्योरिटी डेट पे हो रही है, तो इस पे कोई आपको वो नहीं लगाना, इंटरेस्ट नहीं लगाना, ठीक है। ये समझ में आ गई। अब टोटल आउटफ्लो आ गया। अब इसके ऊपर आपको एक फटाफट क्वेश्चन एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने कॉल ऑप्शन पे जो लिया है ये मैंने आईसीआई की बुक से ही लिया है। ये क्वेश्चन नंबर आईसीआई की बुक में 33 और 36 समथिंग कुछ होगा, आई डोंट रिमेंबर, आप देख लेना, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर, टिल देन जस्ट रीड दिस एग्जांपल फर्स्ट। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, फिर मैं आपको आंसर इसका समझाता हूं। हाँ जी, चलिए फटाफट ये एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो XYZ लिमिटेड एन इंडियन फर्म है, पहले समझ लो, और XYZ लिमिटेड है, इंडियन फर्म है, विल नीड टू पे है ये पे, इसको पे करने हैं जापानीज येन 5 लाख जापानीज येन पे करने हैं 30 जून को, हेज यूजिंग ऑप्शंस, ये बोल रहा है ऑप्शंस यूजिंग ऑप्शंस हेजिंग करिए। कोटेशंस दे रखी है आपको 1 अप्रैल को INR अपॉन JPY। अब मैंने आपको समझाया था कि भाई कई बार वो कोटेशन उल्टी लिख देता है, कई बार सीधी लिख देता है, जो भी होता है। इस केस में आप देखो मैंने आपको बताया था जापानीज येन सबसे छोटा है, INR से भी छोटा है,
तो इस केस में इन्होंने 1 INR इज इक्वल टू 1.9516 दिया होगा। दैट मीन्स कोटेशन सीधी लिखी हुई है, कुछ गूगली या फिर कुछ गलती आईसीआई ने नहीं करी यहाँ पे, इट्स फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने आपको स्पॉट रेट बता दिया, 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट बता दिया। सर ऑप्शंस में फॉरवर्ड रेट का क्या लेना देना? अरे वो तो देगा ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, ठीक है, वो तो आपको दिमाग लगाना है ना। फॉरवर्ड हो सकता है मैंने एग्जांपल जो लिया है, हो सकता है मैंने उसमें फॉरवर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं लिखी हो, क्या तो दूसरी रिक्वायरमेंट में फॉरवर्ड का पूछ ले, लेकिन अभी हम सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। और वो ऑप्शंस के कोड्स आपको लिख कर देता है कि स्ट्राइक प्राइस इतना है, और वो कॉल ऑप्शन का आपको प्रीमियम का अमाउंट बता रहा है कि जापानीज येन में पे करना है, पुट ऑप्शन का आपको प्रीमियम अमाउंट बता रहा है कि आपका जापानीज येन 0.098 आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको स्टेप 1 में करेंसी कौन सी रिक्वायर्ड है और उसको बाय करना है, सेल करना है, ये सोचना है। इस केस में देखो आप इंपोर्टर हो, इंडियन फर्म हो, आपको जापानीज येन पे करने हैं बाहर किसी जापान में किसी को जापानीज येन पे करने हैं। सो यू नीड टू बाय जापानीज येन, आपको जापानीज येन चाहिए और वो भी खरीदने हैं क्योंकि आपको पे करना है, दैट मीन्स यू वांट टू बाय। अब वो ये थर्ड पार्टी है, इस साइड में थर्ड पार्टी है, इस साइड में बैंक है। अब मेरे को बैंक से जापानीज येन खरीदना है और वो खरीद के थर्ड पार्टी को पे करनी है। That's why because I have a exposure of payment of Japanese yen, that's why I want to buy it, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था कि भाई कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन। अब आप ये सोचो, अब आती है बात दिमाग लगाने की। अब आप देखो कोटेशन किस चीज में है, 1 INR कोटेशन कैसे है। मैंने आपको समझाया था कि सब कोटेशन सीधी दी हुई है, मैंने आपको बताया था कोटेशन सीधी दी हुई है, आईसीआई ने गलती नहीं करी। दैट मीन्स 1 INR इज हाउ मच जापानीज येन। कोटेशंस ऐसे दिए हैं, 1 रुपी इज इक्वल टू जापानीज येन, कुछ ना कुछ जापानीज येन में समथिंग XYZ अमाउंट है। अब रुपी के हिसाब से कोटेशन दी हुई है, तो उस हिसाब से आपको सोचना है। नाउ यू आर एन इंडियन इंपोर्टर, आपको जापानीज येन खरीदना है, सो यू वांट टू बाय जापानीज येन। अगर आपको जापानीज येन खरीदना है तो आपके पास बेचने के लिए क्या होगा फिर, मतलब आप रुपी बेचोगे ना। अगर आपको जापानीज येन बैंक से खरीदना है तो खरीदने के लिए आप बैंक को रुपया ही तो दोगे, सो दैट मीन्स यू आर सेलिंग द रुपी, राइट। सो यू वांट टू सेल द रुपी एंड बाय जापानीज येन। अगर आपको सेल करना है जापानीज येन, दैट मीन्स यू विल एक्सरसाइज पुट ऑप्शन, दैट्स व्हाई आई रोट पुट ऑप्शन। समझ में आती है ये बात? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर कॉल ऑप्शन आ जाना चाहिए था, यही मेन पार्ट है। ये जो समझ गया ना, जो ये पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन की राम कथा समझ गया, वो ये ऑप्शन वाले टॉपिक पे पार पा गया, समझो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो यहां पर क्या लोड साइज दे रखा है आपको क्वेश्चन में? नहीं दे रखा। क्या दिया हुआ है? लोड साइज नहीं दिया हुआ। तो आपको सीधा टोटल अमाउंट ऑफ आउटफ्लो निकाल लेना है। या तो आप पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालो, फिर अगर वो लोड साइज देता है तो पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालो, फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को उसके लोड साइज यानी कि एक लोड में 200 यूनिट्स है लेट्स से, तो 200 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आउटफ्लो निकालो, या तो ऐसा पूरी कैलकुलेशन करके निकालो। लेकिन इस केस में वो है ही नहीं, तो सीधा अमाउंट ऑफ INR क्या हमें चाहिए वो निकालेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि भाई मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, ये फंडा समझना बहुत जरूरी है। देखो आपको जापानीज येन 5 लाख चाहिए, 5 लाख जापानीज येन का आपका एक्सपोजर अमाउंट है। नाउ आपके पास पुट ऑप्शन जो है ना, पुट ऑप्शन वो भी जापानीज येन में दिया हुआ है। पुट ऑप्शन सॉरी स्ट्राइक प्राइस, ये यहां पर बोल रहा हूं मैं, सॉरी, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन का वो भी जापानीज येन में ही दिया हुआ है। सो जापानीज येन का ही एक्सपोजर है, जापानीज येन में ही आपको वो दे रखा है। मतलब मैंने आपको बताया था RHS में, राइट हैंड साइड में, अदर करेंसी में अगर जो आ रहा है और जो चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, उन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो बेसिकली ये, और जो चीज़ राइट हैंड साइड में है कोटेशन के, दैट मीन्स अदर साइड में है, अदर करेंसी में है, अगर वो सेम है तो डिवाइड होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 5 लाख डिवाइड बाई 2.125 करा, ये मेरा अमाउंट ऑफ INR है जो मेरे को पुट ऑप्शन से पुट ऑप्शन से मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। इतना INR मैं बेचूंगा, ठीक है, और जापानीज येन खरीद लूंगा। अब आता है स्टेप 4 में टोटल आउटफ्लो। आउटफ्लो बाय पुट ऑप्शन ये हमने ऊपर निकाल रखा है, लिख दिया। क्या यहां पर कहीं पे भी है मेरे को प्रीमियम के बारे में दे रखा है? हाँ, पुट ऑप्शन का प्रीमियम दिया तो हुआ है 0.098। सो दैट मीन्स मेरे को इतना INR, ये जो मैंने ऊपर निकाला 235,294, ऊपर निकाला 235,294, इसके ऊपर मेरे को जापानीज येन के ऊपर प्रीमियम देना है। ये मतलब 0.098 का प्रीमियम देना है। सो 235,294 इंटू 0.098, सॉरी 0.098 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। सो दिस इज कमिंग टू 23,058.812, 23,058.812 इट इज माई प्रीमियम विच इज टू बी पेड, ठीक है। लेकिन ये प्रीमियम जापानीज येन में निकला क्योंकि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रुपीज इंटू जापानीज येन। तो ये मेरा जो प्रीमियम है
ये मेरा जापानीज येन में निकला। क्यों? क्योंकि 1 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट के लिए दैट मीन्स 1 रुपी इज इक्वल टू 0.098। 1 रुपये के जापानीज येन के लिए, 1 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे को इतना प्रीमियम देना पड़ता है, तो मतलब इतने जापानीज येन प्रीमियम देना पड़ता है, तो 235,294 के रुपीज़ के लिए मेरे को कितना प्रीमियम देना पड़ेगा वो निकल कर आ रहा है। ये जापानीज येन में निकला, बट मेरी सारी कैलकुलेशन रुपीज़ में चल रही है और मैं इंडियन फर्म का हूँ, इंडिया का हूँ, तो मेरे को तो रुपीज़ में जानना है ना, तो रुपीज़ में जानना है। और मैंने आपको बताया था प्रीमियम अप फ्रंट जाता है, अप फ्रंट मतलब 0 पीरियड पे, तो आप 0 पीरियड पे स्पोर्ट रेट देखो अपना, स्पोर्ट रेट आपको इतना प्रीमियम जापानीज येन में देना है अगर, तो भैया आपको जापानीज येन खरीदना पड़ेगा आज ही खरीदना पड़ेगा ना। सो अब आपको कोटेशन देखनी है, जापानीज येन खरीदने, प्रीमियम देने के लिए, जापानीज येन का प्रीमियम पे करने के लिए आपको जापानीज येन बैंक से खरीदना पड़ेगा। अब खरीदना पड़ेगा तो आप सोचो, अगर आपको जापानीज येन खरीदना है तो बैंक आपको कौन सा रेट लगा के देगा। सबसे पहले यहां पर देखो, जापानीज येन खरीदना है, और मैंने आपको बताया था हमेशा वो वाली करेंसी के एंगल से सोचना जो आपके बेस वाली साइड में है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले में। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 INR इज इक्वल टू जापानीज येन, ऐसे लिखा हुआ है ना, कोटेशन ऐसे लिखा हुआ है। तो मेरे को जापानीज येन खरीदना है, दैट मींस आई नीड टू सेल INR। बैंक कोटेशन INR में दे रहा है, अगर बैंक कोटेशन अगर INR में दे रहा है, दैट मींस 1 INR इज इक्वल टू 1.9516 और 1.1977 जापानीज येन। अगर बैंक ऐसे कोटेशन दे रहा है तो मैं INR के हिसाब से सोचूंगा। अब मेरे को प्रीमियम पे करना है जापानीज येन में, प्रीमियम पे करने के लिए मेरे को जापानीज येन खरीदना पड़ेगा, जापानीज येन खरीदने के लिए INR बेचना पड़ेगा। नाउ आई वांट टू सेल INR, मेरे को INR सेल करना है, तो भैया एज ए कस्टमर मेरी हमेशा वाट लगाएगा बैंक, मेरी हमेशा वाट लगाएगा। मेरे को INR बेचना है, दैट मीन्स बैंक मेरे को हमेशा सस्ता रेट देगा, बैंक मेरे को सेल पे हमेशा सस्ता रेट देगा। दैट्स वाई इस केस में हमने बिड रेट यूज करा, डिवाइड बाय 1.9516, डिवाइड बाय 1.956 करा, मेरी वाट लगाएगा। या फिर आप ऐसे सोच लो, बैंक को INR खरीदना है, दैट मीन्स बैंक हमेशा सस्ते में खरीदेगा, अपना फायदा देखेगा। ठीक है, अब सर ये समझ में आ गया, सर आपने फिर डिवाइड क्यों करा, सर इसको ये बता दो। अरे देखो, ये ऊपर वाली जो मल्टीप्लीकेशन है ना, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करा है, मैंने आपको बताया ये जापानीज येन निकला। इतना जापानीज येन का प्रीमियम आपको लेना है, इतना जापानीज येन का प्रीमियम आपको पे करना है, दिस इज योर जापानीज येन। ठीक है, और यहां पर 1 रुपी इज इक्वल टू 1.9516 जापानीज येन। अगेन ये भी जापानीज येन है राइट हैंड साइड में, और यहां पर जो चीज हम कन्वर्ट कर रहे हैं ये भी जापानीज येन है, सेम है, दैट मींस डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए हमने डिवाइड करा, सो 11815 का मेरा यहां पर प्रीमियम लगा। अब इस प्रीमियम पे सर आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं लगाया, सर आपने बताया था इंटरेस्ट भी ऐड करना है, यहां पर कहीं इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि भैया इंटरेस्ट मेरा लगे ही नहीं, 0 रुपीज है। तो टोटल मैंने कर दिया, दिस इज माई टोटल आउटफ्लो 247,109 इज समथिंग दैट आई हैव टू पे। टोटल आउटफ्लो जा रहा है पुट ऑप्शन के केस में। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, यू नो, पुट ऑप्शन में कितना आउटफ्लो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, समझ गए सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, आपने बड़े अच्छे से समझाया। हाँ जी, मैंने अपने जी जान लगाकर समझाया आपको ये टॉपिक। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया बिकॉज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग दैट इज इन्वॉल्व्ड, तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, सो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन ये हो चुका है। अब इसके बाद हमें चलना है फ्यूचर्स पे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। मेरी भी बहुत एनर्जी लग गई है, लेट मी हैव सम वाटर। आप भी इस वीडियो को फटाफट से एक बार, मतलब मैं फुल स्क्रीन लगा रहा हूँ, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, चलो मैं इसको फुल स्क्रीन पे लगाता हूँ, आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलो थोड़ा ना ऐसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप पढ़ पाओ पूरा। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को एक बार पूरा पढ़िए अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आपको फर्दर आगे के टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। लेट मी हैव सम वाटर, आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। आप भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ जी, सो अब ऑप्शंस के बाद आता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, सो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ये डेरिवेटिव्स में भी हमने पढ़ा हुआ है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। सो ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, मतलब बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल फॉरवर्ड जैसे ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना डिफरेंस क्या होता है, इसमें एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट होती है। किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। ठीक है, सो ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट कमिट्स वन पार्टी to buy an underlying asset and one party to sell that underlying asset at a specific price at a future date. In order to initiate a trade in future contracts, the buyer and seller must put good faith money in a margin account.
अब इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है, फॉरेक्स करेंसी, ठीक है, सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, मतलब फ्यूचर्स में ये चीज़ रहती है, ठीक है। अब हेजिंग यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स कैसे करनी है आपको वो समझना है, यही मेन मुद्दा है। इसका मैं आपको एग्जांपल नहीं करवाऊंगा अभी, ये आप जब क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली सीरीज देखेंगे जो कि जल्द ही मोस्ट प्रोबेबली अभी आज थोड़े टाइम में, थोड़े दिनों में आ जाएगी, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड द सेम एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। सो अब वो आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेजिंग कैसे करनी है, बिल्कुल सिमिलर टू ऑप्शन वाला हिसाब किताब है, लेकिन मतलब आपको कोटेशन को कैसे उठाना है, कैसे नहीं उठाना, अगर रुपी की सेंस में 1 रुपी इज इक्वल टू कितने डॉलर ऐसे दिया है तो रुपी के हिसाब से सोचना है, अगर डॉलर के हिसाब से दिया हुआ दैट $1 इज इक्वल टू ₹84 तो डॉलर के हिसाब से सोचना है। वो सारी चीज़ें सेम यहाँ पर भी अप्लाई होती हैं। हर जगह पे आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर कोटेशन आपको 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी इज इक्वल टू $0.003 ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है तो रुपी के हिसाब से सोचो कि आपको रुपी खरीदना है कि बेचना है, तो आपका आंसर बिल्कुल ऐसे ऐसे परफेक्टली मैच करेगा। ये चीज़ स्टैंडर्ड दिमाग में बिठा लो कि आपकी सिंगल यूनिट करेंसी जो है, यानी कि $1 या फिर 1 रुपी इज इक्वल टू 0.084 अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, तो आपको रुपी के हिसाब से सोचना है। सिंगल यूनिट करेंसी दैट मीन्स इट इज़ योर 1 रुपी इज इक्वल टू, इस केस में क्या है, इट इज़ योर बेस करेंसी, तो आपको बेस करेंसी के हिसाब से हमेशा सोचना होता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको पढ़ना है चेक विच करेंसी यू नीड टू बाय और सेल। सबसे पहले सिमिलर टू ऑप्शन की कौन सी करेंसी और वो खरीदनी है कि बेचनी है, क्या करना है। सो इफ यू एन इंडियन इंपोर्टर, अगेन इन केस यू हैव टू, इन दैट केस यू हैव टू पे फॉरेन करेंसी एज अ परचेज कॉस्ट, वही चीज़ है, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। हेंस यू नीड टू बाय फॉरेन करेंसी एंड सेल इंडियन करेंसी। अगर आप इंडियन इंपोर्टर हो तो आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी है। इंपोर्टर हो, खरीदनी क्यों है, बिकॉज आप फॉरेन करेंसी खरीद के बाहर वाले को जिससे आपने इंपोर्ट करा है उसको पे करोगे, ठीक है। एंड सेल इंडियन करेंसी, किसको सेल करें, बैंक को। सो वही चीज़ है जो हमने ऑप्शंस में पढ़ी थी। एंड वाइसी वर्सा इन केस ऑफ एन इंडियन इंपोर्टर लिखा हुआ है यहाँ पर भी एक्सपोर्टर ही करना है आपको, गलती से इंपोर्टर लिख दिया है मैंने, ठीक है। वाइसी वर्सा इन केस ऑफ एक्सपोर्टर। नाउ स्टेप 2, चेक वेदर टू बाय और सेल द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देखना है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचना है कि खरीदना है, ठीक है। Example, if you're an Indian importer, in that case you have to pay in foreign currency. Now if quote is given in direct quote, that means $1 is equal to 80 rupees, अगर quote ऐसे दिया हुआ है then you have to buy futures contract, क्योंकि देखो आप इंडियन इंपोर्टर हो। यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि इस केस में आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, इंडियन मतलब फॉरेन करेंसी खरीदनी है और वो सब करना है, लेकिन अब आपको इस एंगल से सोचना है कि कोटेशन कैसे दे रखा है। मैंने आपको बताया ना, जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था कि जो सिंगल यूनिट करेंसी है उसके हिसाब से सोचो, तो इस केस में सिंगल यूनिट करेंसी या फिर आपकी बेस करेंसी डॉलर है तो आपको डॉलर के हिसाब से सोचना है। सिंस यू आर एन इंडियन इंपोर्टर, ठीक है, तो इंपोर्टर हो तो आपको फॉरेन करेंसी की दरकार है, यू वांट दैट फॉरेन करेंसी। अब वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में ही, दैट मीन्स $1 इज इक्वल टू ₹80, उसी फॉर्म में आपको कोटेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू बाय फ्यूचर्स, ठीक है। And if quote is given in indirect quote, that means 1 rupee is your base currency now. Sorry, 1 rupee is equal to 0.0125 ऐसे दिया हुआ है डॉलर में। अब आपको रुपी के हिसाब से सोचना है। नाउ यू आर इन इंडियन इंपोर्टर, आपको डॉलर चाहिए, तो अगर आपको डॉलर खरीदना है तो इंडियन रुपी सेल करना है। सो नाउ यू वांट टू सेल इंडियन रुपी, अगर आपको इंडियन रुपी सेल करना है तो आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी सेल कर दो, ठीक है। देन यू हैव टू सेल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एज यू वांट टू सेल INR एंड बाय डॉलर्स, वही चीज़ है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड, इसमें वही चीज़, टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सपोजर जो भी आपका है वो हेज डिवाइड बाय लोट साइज। सेम सिमिलर चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट वाली, बस इसमें बस थोड़ा सा फंडा ये वाला चेंज है कि यहाँ पर आपको फ्यूचर्स खरीदने बेचने हैं रादर देन ऑप्शन और पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कैलकुलेशन के तरीके सेम है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल यहाँ पर रखा नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट अमाउंट पेड और रिसीव्ड फॉर करेंसी एक्सपोजर, मतलब आपने फ्यूचर्स में, अगर आपने फ्यूचर्स खरीदे या बेचे जो भी करा, उससे आपने जो भी अमाउंट मतलब INR जो आपने पे करी, मतलब जो आपका आउटफ्लो हुआ या फिर आपको इनफ्लो हुआ, वट एवर इट इज, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ फॉर एक फ्यूचर्स पे। फ्यूचर्स में वेरिएशन मार्जिन आता है ना, डेरिवेटिव से पढ़ा होगा, ठीक है। सो फ्यूचर्स में आपका वेरिएशन मार्जिन निकलता है, जस्ट अ सेकंड, हाँ। सो फ्यूचर में आपका वेरिएशन मार्जिन निकलता है, वो आपने पढ़ा होगा कैसे। इस केस में आपको देखना है कि भाई देखो प्रॉफिट और लॉस ये कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू नंबर ऑफ लोड्स इंटू सेल रेट माइनस बाय रेट, सिंपल है, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट पेड ऑन मार्जिन मनी डिपॉजिटेड, जैसे वहां पर आप इंटरेस्ट देते थे ऑप्शन प्रीमियम पे, ऑप्शन प्रीमियम आपके अब फ्रंट चला जाता था,
राइट। लेकिन जो मार्जिन मनी है ना, मार्जिन मनी इट इज़ अ रिफंडेबल अमाउंट। अब इस केस में मार्जिन मनी आप पहले ही दे देते हो। ऑप्शन प्रीमियम तो चलो ठीक है, हमें पता है प्रीमियम भी पार्ट ऑफ कॉस्ट बनता है और उसका इंटरेस्ट भी पार्ट ऑफ कॉस्ट बनता है, लेकिन यहां पर मार्जिन मनी पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनेगा। मार्जिन मनी का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगा वो पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा। देखो आपने कहीं पे भी, मैंने आपको एक्चुअल अमाउंट लिखवाई कॉस्ट में, प्रॉफिट लॉस लिखवाया वेरिएशन मार्जिन पे, क्या मैंने कहीं पे भी आपको इंटरेस्ट और मार्जिन मनी जो डिपॉजिटेड है मार्जिन मनी के ऊपर, मार्जिन मनी को मैंने कॉस्ट का पार्ट लिया? नहीं, बिकॉज मार्जिन मनी इज रिफंडेबल। लेकिन मार्जिन मनी आपके कॉन्ट्रैक्ट एंड होने पर रिफंड होती है, लेकिन आप डिपॉजिट कब करते हो? पहले दिन आप डिपॉजिट कर देते हो। सो बिल्कुल लास्ट में मार्जिन मनी आपको वापस मिलेगा, बिल्कुल लास्ट में आपको मार्जिन मनी वापस मिल रहा है। सो इन दैट केस आपका जितने भी पीरियड का ऑप्शन है ना, उतने पीरियड के लिए आपके फंड्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो उस वजह से आपको इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी कंसीडर करनी है। So margin money is a kind of security amount that exchange asks the parties to future contract to deposit, which is refundable, and that's why margin money is not a part of the cost. However, interest cost is considered. ठीक है जी। तो लास्ट में ये तीनों हमने कोस्ट ले ली, सेटलमेंट अमाउंट टू बी पेड और रिसीव्ड हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी के कुछ बचे कुछ है हल्के फुल्के आसान मेथड्स हैं हेजिंग करने के, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन लगा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप फटाफट से पढ़ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सो हेजिंग करने के जो बाकी के तरीके हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है इनवॉइसिंग इन द डोमेस्टिक करेंसी। भाई देखो, आपको फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर तो तभी आएगा ना जब आप अगर सामने वाले से कुछ परचेज, मतलब सामने वाले को कुछ बेच रहे हो, लेट्स यू आर एन एक्सपोर्टर, आप थर्ड पार्टी को, बाहर वाली एंटिटी को कुछ बेच रहे हो और आप उससे डॉलर रिसीव कर रहे हो, लेकिन आपकी इंडियन करेंसी, फंक्शनल करेंसी जो है वो आपकी इंडियन रुपीज़ है। तो उस केस में दिक्कत तो तब आएगी ना अगर आप उससे डॉलर रिसीव करोगे। बट लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूँ भाई डॉलर छोड़ो, उसको बोलो मैं तो आपको इन रुपीज़ में इन्वॉइसिंग करूंगा, मेरे को तो रुपीज़ दे। इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम ना फॉरेन करेंसी का जो एक्सपोजर है, जो रिस्क है, वो हम बाहर वाली पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। सर मतलब समझे नहीं, हमने बाहर वालों को बोला कि भाई तुम्हारी कंट्री की फंक्शनल करेंसी, तुम्हारी होम करेंसी डॉलर है, लेकिन हमारी जो फंक्शनल करेंसी, होम करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ है, हमें तो इंडियन रुपीज़ में दे दो। हमने उनको इनवॉइस रेज करके दे दिया, रादर देन मेकिंग इट इन डॉलर्स वी मेड इट इन INR। हमने बोला हमें तो रुपीज़ दे दो भैया जयराम जी की, आप कहीं से भी रुपीज़ लाओ। तो अगर वो अब रुपीज़ 6 महीने के बाद खरीदेंगे, 6 महीने के बाद हमें इन पैसा मिलना है, 6 महीने के बाद वो रुपीज़ खरीदेंगे, तो फ्लक्चुएशन का रिस्क तो उनकी वजह से है ना। अपने तो भैया ऐसे मतलब आराम से सो जाएंगे, बिना टेंशन फ्री, तकिया रख के, सराना रख के सो जाएंगे रात को कि भैया मैंने तो 2 लाख रुपए का इन्वॉइस रेज कर दिया, मेरे को तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब वो 2 लाख रुपए लेने के लिए चाहे वो $500 दे, चाहे वो $1000 दे, वो उसका रिस्क है, अपना नहीं है। इसको बोलते हैं इन्वॉइसिंग इन डोमेस्टिक करेंसी। हमने सारा झंझट ही ट्रांसफर कर दिया, कहने का मतलब ये है। दूसरा आता है मनी मार्केट कवर या मनी मार्केट हेज। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं वो भी आपको पढ़ा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप फटाफट से एक बार इसकी रीडिंग लगा लीजिए इनवॉइसिंग इन डोमेस्टिक करेंसी की, फिर हम मनी मार्केट हेज को कवर करते हैं। हाँ जी, सो मनी मार्केट हेज में आप सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, इफ़ योर कंपनी हैज़ टू पे ए सर्टेन अमाउंट इन फॉरेन करेंसी आफ्टर सम टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि देखो 2 चीज़ें हैं, एक है इंडिया, एक है USA। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, 6 महीने के बाद USA में कुछ पैसे पे करने हैं, USA में कुछ पैसे पे करने हैं। यू हैव लाइबिलिटी इन USA इफ योर कंपनी हैज़ टू पे अ सर्टेन अमाउंट इन फॉरेन करेंसी आफ्टर सम टाइम। आपको USA के किसी बंदे को 6 महीने के बाद कुछ पैसा पे करना है, तो क्या कर सकते हो आप इस केस में? आप क्या करोगे मनी मार्केट हेज के हिसाब से? आप क्या करोगे, आप आज ही इंडिया में बोरोइंग करोगे, इंडिया से पैसे उधार लीजिए। कितने पैसे उधार लेने हैं इंडिया से, यही तो सवाल है, कितने पैसे उधार लेने हैं। सबसे पहले आप देखिए USA में कितने रुपए देने हैं, कितने डॉलर देने हैं। USA में लेट्स से आपको $1 लाख पे करने हैं, ठीक है, $1 लाख पे करने हैं 6 महीने के बाद। तो आपको USA में लेंडिंग रेट और बोरोइंग रेट दोनों पता है, मतलब दैट मीन्स आपके पास USA का भी मतलब USA के आपके पास 2 रेट्स हैं, एक उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रेट, एक हम बोलते हैं बोरोइंग रेट। आपके पास USA के दोनों रेट्स पड़े हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इस रेट पे करोगे, बोरो करोगे USA में, लोन लोगे तो इस रेट पे लोगे।
तो भाई आप इस तरीके से सोचो कि बाहर अगर लाइबिलिटी है ना, आज बाहर एक एसेट बना देते हैं, उल्टी पोजीशन ले लेते हैं यूएसए में। सर समझे नहीं, बताता हूं। सो आपको करना क्या है, यूएसए में ना 6 महीने के बाद $1 लाख पे करने हैं ना, तो आज आप कुछ पैसा यूएसए में इन्वेस्ट कर दो, कुछ डॉलर यूएसए में आज इन्वेस्ट कर दो। $1 लाख पे करने हैं, कुछ XYZ डॉलर, जिसको मैं एक्स बोल देता हूं, एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर आप यूएसए में आज इन्वेस्ट कर दो। फिर वो एक्स डॉलर के ऊपर कुछ ब्याज जुड़ेगा और वो 6 महीने के बाद जब वो $1 लाख हो जाएगा उसको रिडीम कर देंगे और फिर हम यूएसए की लाइबिलिटी को पे कर देंगे। तो यूएसए में हमें आज इतने डॉलर डालने हैं कि वो 6 महीने के बाद ब्याज जुड़ के 1 लाख हो जाए। तो सर हम यूएसए में कितने डॉलर डालें आज? $1 लाख लो, 1 लाख लिखो, डिवाइड बाय जो भी आपका रेट चल रहा है, बोरोइंग रेट है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट रेट है, सॉरी, अगर वो 1 प्लस मान लो 6% है, 1 प्लस 0.06, ये मैं 6 मंथ्स का मान रहा हूँ, 6%, 12% साल का मान लो, 6% का 6 महीने का है। तो मैं $1 लाख को 1 डिवाइड बाई 1.0, $1 लाख को डिवाइड बाई 1.06 करूंगा। इससे क्या होगा, इससे मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। सो मैंने 1 लाख डिवाइड बाई 1.06 करा, सो दैट मीन्स टुडे आई हैव टू इन्वेस्ट $94,339.62, $94,339.62 या फिर $92,340 अगर बोल लो अप्रोक्सीमेटली। इतने डॉलर आज यूएसए में इन्वेस्ट कर दो, इतने पैसे आप यूएसए में इन्वेस्ट करोगे, 12% पर एनएम के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, वो जुड़ेगा और वो 6 महीने के बाद 1 लाख हो जाएगा। अब वो 6 महीने के बाद जब 1 लाख हो गया, वो 1 लाख आप निकलवाओ, रिडीम करवाओ और वो 1 लाख रुपए उस पार्टी को दे दो। तो यानी कि यूएसए से ही रिडीम करवा के यूएसए में ही पे कर दिया, लाइबिलिटी खत्म। यूएसए में आपको ये करना है। अब यूएसए में मैंने आपको बोला $94,000 इन्वेस्ट करने हैं, तो $94,000 इन्वेस्ट करने के लिए लाओगे कहां से? इंडिया से बोरो करोगे ना, इंडिया से उधार लोगे। अब इंडिया में उधार कितनी लेनी है सर, अब वो बताओ। अब आपको पता है $94,339 आपको उधार लेने हैं। अब इतने डॉलर उधार लेने के लिए आपके पास स्पॉट रेट है, तो आप उसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यू वांट टू बाय डॉलर्स, तो दैट मींस आपको बाइंग रेट, मतलब आपको बैंक महंगा रेट देगा, बैंक आपको आस्क रेट देगा। आप आस्क रेट से $94,339 बैंक से उधार ले, बैंक से खरीद लो। इतने डॉलर आप खरीदोगे, सो $94,340 इंटू जो भी आज का आपका आस्क रेट चल रहा है, बैंक का कोट रेट चल रहा है, वो आप मल्टीप्लाई करोगे, एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वो वैल्यू को आज आप लोन ले लोगे इंडिया में, तो आपको इंडिया में कितने रुपए का लोन लेना है वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? $94,000 इंटू बैंक ने जो आस्क रेट स्पॉट प्राइस पे हमें बता रखा है वो करेंगे, तो हमारा लोन अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब वो लोन अमाउंट निकल कर आ गया, इंडिया में इतना लोन लिया, 6 महीने के लिए लिया, क्योंकि 6 महीने के बाद पे करना है। 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के लिए लोन लिया, वो 6 महीने का इंडिया में हम ब्याज जोड़ते जाएंगे, ठीक है। सो अब हमारी यहां पर कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो जीरो पीरियड पे क्या होगा, बोरो मनी इन होम करेंसी, जो मैंने आपको बताया इंडिया में बोरो करो। और वो बोरो कैसे करोगे, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप यूएसए से देखोगे कि यूएसए में कितने डॉलर डालने हैं, $94,000 डालने हैं। अब वो $94,000 को INR में कन्वर्ट कर लो और इतनी अमाउंट आप बोरो कर लो, कन्वर्ट इट इनटू फॉरेन करेंसी एट स्पॉट प्राइस। अब ये वाली जो आपने करेंसी लोन पे ली है, इंडिया में लोन लेके क्या करोगे, इसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करोगे एंड इन्वेस्ट द फॉरेन करेंसी इन कंट्री वेयर यू वांट टू पे बैक योर लाइबिलिटी, ठीक है। हाँ, ये चीज ना मैंने लिखी ऐसे सीधे तरीके से, लेकिन जो कैलकुलेशन होगी ना वो घुमाकर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए में पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 94,000 निकल कर आया, $94,000 जो निकल कर आए उसको फिर आप INR में कन्वर्ट करो। अब वो INR में जो पैसे आए ना उसको आप इंडिया से लोन पे लोगे, है ना। तो वो बोरो करी, फिर उसको इतना बोरो करा, फिर उसको हमने यूएसए में इन्वेस्ट कर दिया कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में। अब मेच्योरिटी पे क्या होगा, विड्रॉ द अमाउंट इन्वेस्टेड विद द रिटर्न इन फॉरेन करेंसी। यूएसए में जो आपने $94,000 इन्वेस्ट करे वो आप रिडीम करवाओ विद द इंटरेस्ट। $1 लाख $1 लाख आपको मिलेंगे, $1 लाख मिलेंगे, वो आप फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी पे कर दो एंड रीपे द अमाउंट बोरोड अलोंग विद द इंटरेस्ट इन होम कंट्री। होम कंट्री में जितना आपने अमाउंट का लोन लिया था विद इंटरेस्ट वो पे बैक कर दो, ठीक है। सो आपकी नेट कॉस्ट कितनी होगी, जितनी रीपे करोगे आप 6 महीने के बाद विद इंटरेस्ट, उतनी आपको कॉस्ट पड़ी। नेट आउटफ्लो आपका वो रहेगा। क्यों सर नेट आउटफ्लो सिर्फ ये रहेगा, यूएसए वाला क्या? अरे यूएसए में देखो हमने पैसा वहां पर डाला, वहीं पर दे दिया, निपट गया। और वो जो पैसा डाला था वो क्या लिया था हमने, लोन पे तो लिया था, 94,000 इंटू रेट पे कन्वर्ट करके, फिर उस पर तो ब्याज लगाए, तो वो रेट प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज लगा, दोनों चीजें मिलकर यहां पर रीपे हो रही हैं। सो जो पॉइंट 2 में जो रीपेमेंट हो रही है ना मैच्योरिटी पे, दिस इज योर टोटल आउटफ्लो। इसके अलावा और कोई कॉस्ट है ही नहीं आपकी,
समझ गए। अब आता है पार्ट 2, इफ योर कंपनी हैज टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट इन फ्यूचर इन फॉरेन करेंसी आफ्टर सम टाइम। मेरे को पता है, हो सकता है आपको कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब लगभग सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज आई बिलीव मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसको। स्टिल अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली सीरीज करेंगे ना, उसमें बहुत अच्छे से बड़े प्यार से समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। अब इफ योर कंपनी हैज टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट इन फॉरेन करेंसी आफ्टर सम टाइम, दैट मीन्स आपकी फॉरेन करेंसी में, फॉरेन कंट्री में एक एसेट है, थोड़े टाइम बाद आपको पैसा मिलेगा, 6 महीने के बाद पैसा मिलना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक काम करो ना, फॉरेन करेंसी में 6 महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा, यूएसए में आज ही बोरोइंग कर लो। उल्टा करना है हमेशा, अगर यूएसए में आपको 6 महीने के बाद एसेट है, आज लायबिलिटी बना दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर यूएसए में? सर आज ही हम, ये नीचे वाला मत पढ़ो यार, ये कॉल ऑप्शन का एग्जांपल है, उसको मत देखो, ठीक है। तो हम सर यूएसए में आज ही बोरोइंग क्यों करेंगे? अरे यूएसए में 6 महीने के बाद पैसे डॉलर मिलने हैं हमें, 1 लाख डॉलर 6 महीने के बाद मिलने हैं यूएसए से। मैं बोल रहा हूँ यूएसए से आज ही लोन ले लो। कितने का लोन लें सर? इतने का लोन लो कि भाई वो लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको 6 महीने बाद पे करनी होगी ना, वो 1 लाख के बराबर ही हो जाए। 1 लाख डॉलर आपको मिलने हैं। अब मैं बोल रहा हूं इतने डॉलर आप आज बोरो कर लो, उधार कर लो, कि उसके ऊपर आप ब्याज जोड़ोगे तो वो 1 लाख की ही कॉस्ट बनेगी, 1 लाख का कॉस्ट ही बनेगा। तो यूएसए का काम यूएसए में निपट जाएगा? सर बिल्कुल निपट जाएगा। कैसे निपटेगा? 1 लाख डॉलर आने, 1 लाख डॉलर हमें 6 महीने के बाद पे करने होंगे यूएसए में। एक हाथ लिया यूएसए में, एक हाथ दे दिया हमने, बस यूएसए में एक फोन घुमाना है कि अच्छा अरे यार मेरे को आपने, मैंने सप्लायर को बोलूंगा, मैं उस सामने वाली पार्टी को बोलूंगा, अपने कस्टमर को, अरे हाँ यार 6 महीने के बाद आपने मेरे को 1 लाख डॉलर देने थे ना। बोलेगा हाँ देने थे। क्या? फिर मैं कहूँगा अरे यार मेरे को ना बैंक ऑफ अमेरिका को ना 1 लाख डॉलर देने भी हैं, तो आप मेरे ब्याह पे बैंक ऑफ अमेरिका को 1 लाख डॉलर दो और मेरा लोन अकाउंट क्लोज करवा दो। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा देखूंगा, मैं बोलूंगा, मैं देखूंगा मेरा कस्टमर ही मेरे बैंक को पेमेंट कर रहा है और मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब वो यूएसए से लोन लेकर मैं करूंगा क्या? लोन लेना कितना है वो हमें पता है, 1 लाख डिवाइड बाय 1.06, जो भी 6 महीने, अगर मैं सोचूं कि मेरा बोरोइंग रेट भी 12% पर एनम है और तो 6% रुपीज 6% 6 महीने का हो जाएगा, तो 1 लाख डिवाइड बाय 1.06 मैं करूंगा, 94,000 समथिंग फिर से आएगा। 94,000 समथिंग मैं उधार लूंगा। अब उधार लेके क्या करूंगा? यूएसए से लिया, यूएसए से इंडिया में ले आऊंगा वो 94,000 डॉलर को। अब वो 94,000 डॉलर को यूएसए से इंडिया में ला के मैं बैंक को दे दूंगा। अब वो बैंक को दिया, बैंक को मैंने यूएसए के डॉलर बेचे, अगर $1 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग उसने रेट मेरे को कोट करा, को फॉरेन एक्सचेंज कोट दिया, तो मैं उसको 94,000 डॉलर बेच रहा हूं। मैं बेच रहा हूं, दैट मीन्स बैंक खरीद रहा है, बैंक सस्ते में खरीदेगा तो वो बिड रेट पे लेगा। अब देखो इस केस में मैं डॉलर बेच रहा हूं, मैं बेचने वाला हूं, कस्टमर हमेशा मेरी लंका लगेगी, मेरी हमेशा वाट लगेगी एज ए कस्टमर, तो मेरे को सस्ता रेट मिलेगा, वो बिड रेट ही देगा। तो 94,000 डॉलर बिड रेट के साथ मल्टीप्लाई करके मैं रिसीव कर लूंगा और मेरे पास आईएनआर आ जाएगा। ये आईएनआर अमाउंट को मैं आज ही इंडिया में इन्वेस्ट कर दूंगा और 6 महीने के बाद इंटरेस्ट इनकम अलोंग विद द अमाउंट इन्वेस्टेड रिसीव कर लूंगा। दिस इज गोइंग टू बी द टोटल फ्लो। अब जीरो पीरियड पे हमें क्या करना है? बोरो मनी फ्रॉम द फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन कंट्री इन द फॉरेन करेंसी, उधार ले लो आज ही, ठीक है। दूसरा पार्ट मेरे को क्या करना है? कन्वर्ट इनटू होम करेंसी। इंडिया, मैंने बोला 94,000 डॉलर कन्वर्ट करवाऊंगा इंडिया में, कन्वर्ट इन होम करेंसी एट स्पॉट प्राइस, और कौन सा रेट यूज करना मैंने वो भी बता दिया, बिड रेट, ठीक है। इन्वेस्ट द अमाउंट रिसीव्ड इन दी होम करेंसी। अब जो मेरे को होम करेंसी में 94,000 डॉलर दे के कन्वर्ट करके जो रुपए मिले उसको मैं कन्वर्ट करवा लूंगा आईएनआर में और उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा इन द होम करेंसी। मैच्योरिटी पे क्या होगा? विड्रॉ द अमाउंट इन्वेस्टेड अलोंग विद द रिटर्न इन द होम करेंसी, और ये मेरी नेट रिसीवेबल हो जाएगी, इतने पैसे मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ मिलना नहीं। पॉइंट नंबर 2 में मैं क्या करूंगा? रीपे द फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी विद द फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स। यूएसए में मेरे को 1 लाख 6 महीने के बाद मिलने हैं और 6 महीने बाद 1 लाख रुपए मेरे को देने भी होंगे क्योंकि मैंने लोन ले लिया था, तो वो दोनों उसका नेट ऑफ हो जाएगा, वहां का वहीं पे निपट जाएगा। लेकिन जो मेरी नेट रिसीवेबल होएगी ना, जो जितने पैसे मिले होंगे, जो मैं विड्रॉ करूंगा ना इंडिया की इन्वेस्टमेंट में से, वो ही मेरी नेट रिसीवेबल होगी। समझ में आ गई? मेरे को पता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने जी जान लगाकर समझा दिया है। अगर स्टिल आपको समझ में नहीं आया होगा तो भाई क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में पक्का समझ में आ जाएगा। अब आता है अनदर मेथड, लीडिंग एंड लैगिंग। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट यार मेरे को थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। अब फटाफट से 2 मिनट का ब्रेक लेके जो चीज़ें मैंने समझाई वो दोबारा से मतलब रिकॉल करने की कोशिश करिए। इतने मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ जी, सो लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग में क्या होता है कि ना हम बेसिकली ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे को 6 महीने के बाद 1 लाख डॉलर देने हैं यूएसए में, 6 महीने के बाद देने हैं, लेकिन सामने वाला यूएसए वाला जिसको 1 लाख डॉलर देने हैं वो बोल रहा है कि अगर तू अर्ली पेमेंट देगा ना तो मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा।
अब मेरे को डिस्काउंट देखकर लालच आ गया, मैंने कहा यार पहले पैसे दे दूँ तो डिस्काउंट आएगा, है ना। तो उस केस में क्या है कि ना लीडिंग के हम ना बेसिकली हम देखते हैं कि अगर मैं अर्ली पेमेंट कर देता हूँ तो स्पॉट प्राइस मतलब जो भी मान लो मैं 3 महीने बाद ही पेमेंट कर देता हूँ, 3 महीने बाद पेमेंट करता हूँ, तो मेरे को वो रेट्स यूज़ करके कितनी पेमेंट जाएगी वो सारी कैलकुलेशंस करके ना हम एक टोटल आउटफ्लो निकालते हैं कि कितना निकल के आ रहा है। ब्लीडिंग में होता क्या क्या है, पेमेंट मेड बिफोर द ड्यू डेट, बेनिफिशियल इफ द पेयर्स करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू डीवैल्यू, छोड़ो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पेयर गेट्स द बेनिफिट ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, आपको पेमेंट पहले करने का डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंट मेजर इंपैक्ट डालता है, उसकी कॉस्ट को आपको कंसिडर करना है, मतलब उसको आपको कंसिडर करना है। अर्ली पेमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, 6 महीने के बाद पेमेंट करनी थी, आप 3 महीने में पेमेंट कर रहे हो तो 3 महीने के लिए आपके फंड्स भी ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हैं, तो दैट मीन्स उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी जाएगा, है ना। हाउएवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली पेमेंट इज टू बी कंसिडर्ड। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि यार अगर हम अर्ली पेमेंट करते हैं तो हमारा टोटल आउटफ्लो कितना जाता है, अगर हम 6 महीने के बाद ही पेमेंट करते हैं तो हमारा टोटल आउटफ्लो कितना जाएगा, कंपेयर करेंगे, विच एवर ऑप्शन इज बेनिफिशियल हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी एग्जाम्पल कोई इसमें दिया नहीं हुआ और आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से शायद समझ आ नहीं रहा होगा। अगर आपको कुछ हद तक समझ में आया, बस आपको 2 चीज़ें मेन ये याद रखनी है कि अर्ली पेमेंट डिस्काउंट मिल रहा है और अर्ली पेमेंट करने की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, वो कंसिडर करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। मैं आपको जब ये क्वेश्चन करवाऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। लेगिंग में कुछ नहीं है, पेमेंट हम डिले कर रहे हैं, डिले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें डिले करने की वजह से इंटरेस्ट जो है सप्लायर को वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सप्लायर ने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रखा होगा, वो हमसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो सप्लायर को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लैगिंग का बस यही नुकसान है। इसके अलावा क्या है कि हमारे पास 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हमने पेमेंट लेट करी, 6 महीने में करनी थी, 9 महीने में पेमेंट करी, तो 3 महीने के लिए हमने उनके फंड्स अपने पास रोक कर रखे, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से हमें कुछ अपॉर्चुनिटी इनकम हो रही होगी, उसको भी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सो ये लैगिंग है, बिल्कुल आसान से टॉपिक है। इसके क्वेश्चन आएंगे ना तो चुनू मुन्नू ऐसे बहुत ही ईजी इनसे क्वेश्चन होंगे, आप बड़े आसानी से कर लोगे, ठीक है। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया यहाँ से, बिकॉज यहाँ पर बहुत लेस एक्सप्लेनेशन दी है मेरे को, आई नो दिस, बट मैं आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज में करवा दूंगा, बिकॉज यहाँ पर इतना ज़्यादा एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है और दूसरा इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेटिंग में क्या होता है, नेटिंग में ये होता है कि लेट्स से आपकी लेट्स से आपको $1,00,000 पे करने हैं, $1,00,000 पे करने हैं और आपको किसी से $50,000 रिसीव भी करने हैं, ठीक है। तो आप अमाउंट नेट करके नेट पेमेंट करते हो। सो लेट मी टेल यू टेक्निक यूज्ड बाय एसोसिएट कंपनीज टू सेटल देयर इंटर एफिलिएट डेट्स, प्रोसेस ऑफ सेटिंग रिसीवेबल्स एंड पेबल्स टू डिटरमाइन द नेट अमाउंट ओड, कि जो मेरे रिसीवेबल्स है डॉलर के और जो मेरे पेबल हैं डॉलर के, वो मैंने एक साथ ऐसा मतलब नेट कर दिया, फिर नेट अमाउंट देखा कितना पेबल है ऐसे। और इसका बेनिफिट क्या है, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंटर कंपनी पेमेंट्स, ठीक है। लोअर बैंकिंग कॉस्ट बिकॉज पेमेंट रिड्यूस हो जाती है, रिसीव अलग से नहीं करना पड़ेगा, पे अलग से नहीं करना पड़ेगा, नेट करके सीधा नेट ड्यू अमाउंट पे कर दी, तो वो नेट लोअर बैंकिंग कॉस्ट होगी। इंक्रीज सेंट्रल कंट्रोल्स फॉर सेटलमेंट्स, सेंट्रल कंट्रोल हो जाता है अगर वो एक ग्रुप की एंटिटीज हैं। और मेन चैलेंज क्या है, डिसाइडिंग द करेंसी ऑफ सेटलमेंट। मतलब 3 डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट करेंसीज में काम करती हैं। अब कोई बोलेगा INR में सेटलमेंट करो, कोई बोलेगा डॉलर में करो, ठीक है। इसका भी जब आप अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ICI ने तो मैं क्वेश्चन आंसर्स में कवर करवाऊंगा, बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मेरे को याद है, शायद ICI ने क्वेश्चन कवर करा भी हुआ है। नेक्स्ट इज आर्बिट्राज प्रोसेस। सर आर्बिट्राज प्रोसेस क्या होता है? आर्बिट्राज होता है ना, आर्बिट्राजर क्या करता है, वो बेसिकली ना 2 डिफरेंट लोकेशन पे देखता है प्राइस। एक जगह पे प्राइस सस्ता है, एक जगह पे महंगा है, सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है और मुनाफा कमाता है। जैसे कि मैंने आपको डेरिवेटिव्स की वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था आर्बिट्राज में, कि लेट्स से आपके पास एक आईफोन है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव्स के वीडियो में भी बताया था कि जैसे ये आईफोन है, ठीक है, ये दुबई में आपको मिलेगा, इंडिया में ये आपको मिलता है 1,40,000 का, दुबई से आप 90,000 रुपये में ले सकते हो। 50,000 रुपये का फर्क है कि नहीं है? तो आपने 90,000 में दुबई से खरीदा, इंडिया में आके आपने 1,40,000 तक का बिक सकता है, लेकिन आपने 1,20,000 में बेच दिया। भाई अगर आप 1,40,000 में इंडिया में आके बेचोगे, कोई नहीं खरीदेगा, बोलेगा इंडियन वेरिएंट ले लेते हैं। तो आपने कुछ मुनाफे पे इंडिया में बेच दिया। सो आपको इंटरनेशनल जियोग्राफिकल मार्केट का भी बेनिफिट मिल गया कि एक जगह से आपने खरीदा, दूसरी जगह पे आपने बेच दिया, राइट। तो आपको वो बेनिफिट मिला, है ना। तो सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, ये बेनिफिट आपको मिला कि नहीं मिला? दिस इज हाउ आर्बिट्राज वर्क्स, ठीक है। यही चीज़ें फॉरेन करेंसी में भी होती हैं, कोर्ट्स में भी होती हैं। कई बार कुछ चीज़ें एक जगह पे सस्ती है, एक जगह पे महंगी है, तो उस एंगल से भी हम देखते हैं, ठीक है जी। सो ओके, सो अभी सबसे पहला पार्ट आ रहा है जियोग्राफिकल आर्बिट्राज,
तो जियोग्राफिकल आर्बिट्राज में सबसे पहले आता है 2 पॉइंट आर्बिट्राज, यानी कि दो मार्केट्स के आर्बिट्राज को हम देख रहे हैं। बाय फ्रॉम द मार्केट विद द लो रेट एंड सेल इन द मार्केट विद द प्राइस जिसमें हाई है उसमें सेल कर दो। अब दूसरा आता है 3 पॉइंट आर्बिट्राज, इसमें 3 मार्केट्स इन्वॉल्व होती हैं। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हेयर आर 3 मार्केट्स इन्वॉल्व। एक मार्केट में, इंडियन मार्केट में रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू ₹83, और जापानीज मार्केट में रेट चल रहा है ₹1 इज इक्वल टू इतने जापानीज येन, एंड यूएस मार्केट में चल रहा है कि $1 इज इक्वल टू इतना जापानीज येन। समझ में आ गई? ये 3 कोटेशंस हैं हमारे पास। सो सबसे फर्स्ट पॉसिबल, अब यहां पर ना क्योंकि 3 आर्बिट्राज है ना, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। पहले मेथड से आप करके देखोगे, अच्छा लॉस आया, अगर आर्बिट्राज लॉस आ गया तो भाई दैट मीन्स दूसरे मेथड से प्रॉफिट आएगा ही आएगा, तो दूसरे मेथड से आप अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में। सो फर्स्ट पॉसिबल वे में सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि आपके पास देखो डॉलर है, मैं मान के चल रहा हूं आपके जेब में डॉलर है, तो आपने वो डॉलर लिया और उसको आईएनआर में कन्वर्ट करा इंडियन मार्केट में। सो कन्वर्ट डॉलर इनटू रुपी फ्रॉम इंडियन मार्केट मींस वी हैव ₹83 इन हैंड। मैं मान के चल रहा हूं हमारे पास एक ही डॉलर है। क्वेश्चन अगर बोलेगा आपके पास $100 है तो $100 के हिसाब से कर देना। अभी मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास $1 है, $1 को मैंने आईएनआर में कन्वर्ट करा, अब मेरे पास ₹83 आ गए, राइट। अब मैं ₹83 लेके गया जापानीज मार्केट में। जापानीज मार्केट में मैंने बोला ₹83 को मेरे येन में कन्वर्ट कर दो। नाउ कन्वर्ट रुपी इनटू जापानीज येन फ्रॉम जापानीज मार्केट। मैंने कैसे कन्वर्ट करा? देखो अगेन मेरे पास अभी रुपी है और यहां पर 1.73 जापानीज येन है, तो देखो जापानीज येन और जिसको कन्वर्ट करना है वो रुपी है, तो दोनों अपोजिट है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो दोनों अपोजिट है तो मल्टीप्लाई करूंगा 1.73 इंटू 83। अब मेरे पास 143.59 जापानीज येन हो गए। अब 143.59 जापानीज येन में लेकर यहां जाऊंगा यूएस में और मैं बोलूंगा डॉलर में कन्वर्ट कर दो। दोबारा डॉलर से शुरू किया था, डॉलर में ही कन्वर्ट करूंगा, बिकॉज मेरे को आर्बिट्राज देखना है। मेरी जेब में $1 था, ये सारी हरकत करने के बाद मेरी जेब में कितने डॉलर बचेंगे, दैट इज माई प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब मैं गया वापस यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में मैं जापानीज येन लेकर गया। यूएस मार्केट में ये कोटेशन दिया हुआ था। अब देखो मैंने बोला मेरे पास जापानीज येन है जो कन्वर्ट करना है, और राइट हैंड साइड में भी जापानीज येन लिखा हुआ है, यानी कि दोनों सेम करेंसीज है, तो मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या करा, 143.59 डिवाइड बाय 144.36, दैट मींस अब मेरे पास डॉलर बचा 0.99। $1 लेके कर गए निकला था अपने घर से, और 3 देश घूमने के बाद $1 का $0.99 रह गया, नुकसान हो गया ये तो। सो पहले पॉसिबल वे में आपको गेन नहीं है, नुकसान है। तो अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, नीचे से चलेंगे, ठीक है। कन्वर्ट $1 इनटू जापानीज येन। मैंने सबसे पहले यूएस मार्केट से जापानीज डॉलर को जापानीज येन में कन्वर्ट करवाया, 144.36 जापानीज येन इन हैंड आ गए। अब मैं 144.36 जापानीज येन लेकर जापानीज मार्केट में जाऊंगा। देखो जापानीज येन है और राइट हैंड साइड में भी जापानीज येन आ रहा है, डिवाइड करूंगा। सो 144.36 डिवाइड बाय 143 मैंने जब करा तो मेरे पास अब इतने रुपीज आ गए, 144.36 रुपीज हाथ में आ गए। अब मेरे हाथ में 144.36 रुपीज हैं। अब 144 रुपये 36 पैसे मैं लेकर यहां पर जाऊंगा, और इंडियन मार्केट में कोड चल रहा है $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज। अब मेरे पास रुपीज हैं और राइट हैंड साइड में भी रुपीज आ रहा है, फिर से डिवाइड करूंगा। तो मैंने यहां पर क्या करा, 83.445 डिवाइड बाई 83 करा, तो ये मेरे डॉलर बनकर आए $1.0054। $1 लेके निकला था, $1.0054 मेरे हाथ में बच गए, यानी कि कितने का फायदा हुआ। नाउ वी कैन सी हियर वी हैव एन आर्बिट्राज ऑफ $0.0054। अगर यही मैं $100 के बारे में बोला जाए तो 0.0054 इंटू 100 दैट मीन्स मेरे को $0.54 का फायदा होने वाला है, आधे डॉलर का हो गया फायदा। अगर ये 1000 बोला जाए तो 0.0054 इंटू 1000 कर देना, दैट मीन्स $5.4 का फायदा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट आर्बिट्राज। अब आता है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज की बारी। इंटरेस्ट आर्बिट्राज की बारी आती है। मैंने आपको पहले भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल और वो सब बताया था, वैसी चीज़ें कुछ यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं, तो ठीक है मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ, बट जस्ट इस चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए, इसको हजम करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, सो अब हमें कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज के बारे में पढ़ना है कि हम आर्बिट्राज इंटरेस्ट के मेथड से मतलब कैसे कर सकते हैं। सो भाई सबसे पहले आपको देखना है कि विच सेलेक्ट द करेंसी इन विच यू वांट टू बोरो। आपके पास 2 करेंसीज हैं, $US या फिर INR या फिर $US प्लस कैनेडियन डॉलर, वट एवर इट इज। आपको सेलेक्ट करना है कौन सी करेंसी में आप बोरो करोगे। जिस करेंसी में बोरो करोगे वहां से बोरो करके दूसरी वाले में इन्वेस्ट कर दोगे, यानी कि एक जगह से उधार लिया दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अर्न योर स्प्रेड, दैट मीन्स योर इनकम। लेकिन अब चैलेंज ये है पहचानना कि भाई बोरो करना कहाँ है। तो ना इसके लिए हम 2 चीज़ों की सहायता लेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है, कि भाई यूएसए में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है जिस पे बोरो लेंडिंग हो सकती है ना, और इंडिया में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है जिस पे बोरोइंग लेंडिंग हो सकती है, दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे। निकाल लिया, कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि जो डिफरेंस है, जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, उसी से तो हमें इनकम मिलेगी। जैसे कि लेट्स से वहां पर 12% पे इंडिया में लेट्स से आप 12% पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और यूएसए में आप लेट्स से 5% पे वो कर सकते हो, खरीद सकते हो, लोन ले सकते हो। 5% पे लोन लिया, 12% में डाल दिया, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। तो भाई सस्ते रेट पे लिया, महंगे रेट पे इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट मीन्स जो डिफरेंस है वही तो आपका स्प्रेड होने वाला है। तो इसीलिए डिफरेंशियल निकालते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। दूसरा आप निकालो कि भाई कौन सी करेंसी प्रीमियम पे है, कौन सी करेंसी डिस्काउंट पे है, तो करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट निकाल लो। चेक वेदर विच करेंसी इज एट प्रीमियम एंड कैलकुलेट द फॉरवर्ड प्रीमियम। प्रीमियम निकाल लिया। अब भाई देखो, हमें ना अब ये देखना है कि डिफरेंशियल ज़्यादा बड़ा है इंटरेस्ट रेट का, या फिर करेंसी का प्रीमियम ज़्यादा बड़ा है। सर हमें ऐसा क्यों चेक करना है? ऐसा हमें इसलिए चेक करना है कि भाई दोनों में से जिस चीज़ में डिफरेंशियल, प्रीमियम अगर ज़्यादा बड़ा है तो हम प्रीमियम के हिसाब से चलेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ज़्यादा बड़ा है तो हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के हिसाब से चलेंगे। मतलब जो चीज़ हमें ज़्यादा रिटर्न दे रही है उसको दिमाग में रख के हम सोचेंगे कि किस में बोरो करनी है, मतलब ज़्यादा वाले के मज़े लेंगे हम। हमें बस अपने पूरा रिटर्न चाहिए किसके हिसाब से। अगर देखो आपको इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ज़्यादा है तो ये समझ लेना, जहां पर बोरोइंग सस्ते में कर सकते हो वहां पर लोन ले लो, है ना। इफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज मोर वी विल बोरो इन करेंसी हुज इंटरेस्ट रेट इज लो। अगर डिफरेंशियल ज्यादा है तो हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के हिसाब से चलेंगे, जहां पर सस्ते में लोन मिल रहा है वहां से बोरो कर लो। लेकिन अगर आपका एक्सचेंज रेट का डिफरेंशियल, यानी कि जो एक्सचेंज प्रीमियम है, ये वाला जो प्रीमियम है करेंसी प्रीमियम, अगर ये ज्यादा है तो उस केस में हमें बोरोइंग कहाँ करनी चाहिए? वहां पर बोरिंग करेंगे जहां पर करेंसी डिस्काउंट पे है। सस्ती वाली चीज लेनी है अपन के, तो भैया अपने तो मजे लेने के लिए आए हैं। तो दोनों में से हमने ऐसे चूज कर लिया कि किस में हमें बोरो करना है, ठीक है। अब वो बोरो करने के बाद जिस करेंसी में बोरो करा उसके अपोजिट करेंसी में इन्वेस्ट कर दो। नाउ कन्वर्ट द बोरोड मनी इनटू अदर करेंसी एट स्पॉट प्राइस एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स। अगर आपने इंडिया से लोन लिया तो आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट करो, डॉलर में पैसे डाल दो, यूएसए में इन्वेस्ट कर दो। एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू कन्वर्ट द अमाउंट रिसीवेबल एट मेच्योरिटी इनटू द करेंसी इन विच वी मेड बोरोइंग। अब भाई देखो, हमें ना पहले ही फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहे हैं। थर्ड स्टेप में फ्यूचर प्लानिंग क्या हो रही है कि यार हमने इंडिया से लोन लिया, एग्जांपल में मेरे हमने इंडिया से लोन लिया, यूएसए में इन्वेस्ट कर दिया। अब यूएसए में इन्वेस्ट कर दिया तो 6 महीने के बाद जब यूएसए से हम वो इन्वेस्टेड अमाउंट वापस रिसीव करेंगे तो डॉलर ही मिलेगा, वहां से डॉलर मिलेगा। लेकिन हमें वो वाले डॉलर लेके इंडिया में हमें अपना लोन चुकाना है। अब लोन चुकाना हमें आईएनआर में है, तो डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे स्पॉट प्राइस पे। भगवान जाने स्पॉट प्राइस उस टाइम पे क्या होगा, तो रिस्क है ना। तो आज ही 6 महीने का फॉरवर्ड रेट ले लो, यूएसए में फॉरवर्ड रेट ले लो, ताकि हमें आज ही हम अपना प्राइस फ्रीज कर लें कि हम इस प्राइस पे जो हमें 6 महीने बाद यूएसए में इन्वेस्टेड अमाउंट मिलेगी ना, उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वो आईएनआर आएगा, वो आईएनआर से हम अपनी इंडिया में जो बोरोइंग करी है उसकी लायबिलिटी पे कर देंगे, ठीक है। सो एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू कन्वर्ट द अमाउंट रिसीवेबल एट मैच्योरिटी इनटू द करेंसी इन विच वी मेड बोरोइंग। अब एट मैच्योरिटी वी रिसीव द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। मैच्योरिटी पे अब जीरो पीरियड पे क्या होगा, हमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्लूडिंग द रिटर्न मिलेगी, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द फॉरवर्ड रेट जो हमने ऊपर लिया, इन विच वी मेड बोरोइंग यूजिंग द फॉरवर्ड एग्रीमेंट रेट। अब फिफ्थ में क्या, रीपे द बोरोइंग लाइबिलिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड इन स्टेप 4। जो हमें स्टेप 4 में जो हमें रिटर्न आई वो लेकर हम हमारी लाइबिलिटी पे बैक कर देंगे, और जो पैसा हमारे हाथ में बचा, बैलेंस अमाउंट लेफ्ट अस विद अस इज आवर आर्बिट्राज, ठीक है। अब आता है इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, ठीक है। सो अब इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट में दो चीजें हैं। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी के पास दो चीजें हैं, उसके पास 3 देश में कंपनी है लेट्स से। अब वो तीनों देशों की करेंसी अलग अलग है, एक डॉलर, एक आईएनआर, एक जैपनीज येन। अब इनके पास ना तीनों कंपनीज के पास सरप्लस कैश है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है सरप्लस कैश को इन्वेस्ट करने का, या तो इंडिविजुअल होम करेंसी में इन्वेस्ट कर दो, या फिर जो आपकी हेड ऑफिस ब्रांच है ना, जैसे कि मान लो यूएसए इज हेड ऑफिस, और आईएनआर यानी कि इंडिया और जापानीज येन दोनों सब्सिडरीज हैं। या तो आप इंडिया वाला इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, जापान वाला जापान में इन्वेस्ट करेगा, यूएसए वाला यूएसए में इन्वेस्ट करेगा, और लास्ट में जितना जितना रिटर्न आएगा सबको आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके चेक कर लो कि टोटल यूएस डॉलर कितना मिला। और यूएस डॉलर में कन्वर्ट कैसे करोगे, जो रेट चल रहा होगा प्रिवेलिंग रेट उसके हिसाब से कर लोगे। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सारे पैसे को, सारे सरप्लस कैश को आज के स्पॉट रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर लो यूएस डॉलर में।
यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके यूएसए में हेड ऑफिस के पास ले आओ और सारों की सरप्लस कैश की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो हेड ऑफिस ही करेगा। हेड ऑफिस अपने यूएसए में पैसे डालेगा और मेच्योरिटी पे यूएस डॉलर्स रिसीव कर लेगा। नाउ यू हैव सारे पैसे सरप्लस अगर आपने पहले ही स्टार्टिंग में यूएसए में ले आए, उसके हिसाब से कितना यूएस डॉलर होगा, प्लस अगर एक्टिंग इंडिविजुअली हर कंपनी अपने इंडिविजुअली अपनी कंट्री में पैसे डाले, उसके हिसाब से आपके पास लास्ट में कितने डॉलर होंगे वो पड़े हैं आपके पास। दोनों निकालिए, अब दोनों कंपेयर हो जाएंगे, जिसमें पैसा ज्यादा बन रहा है वो तरीका आप यूज करोगे। ठीक है। प्रोसेस 1 इन्वॉल्व्ड, कन्वर्ट द सरप्लस कैश ऑफ ईच सब्सिडरी इनटू द होम करेंसी ऑफ द पेरेंट कंपनी, invest the amount pooled from subsidiaries in the country of the residence of the parent company and calculate the return on investment। सबसे पहले सरप्लस कैश को आप कन्वर्ट द सरप्लस कैश ऑफ ईच सब्सिडरी इन द होम करेंसी ऑफ द पेरेंट कंपनी यानी कि यूएस डॉलर में कन्वर्ट करो। इन्वेस्ट द अमाउंट पूल्ड फ्रॉम सब्सिडरीज इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ पेरेंट कंपनी यानी कि यूएस, रेजिडेंस ऑफ पेरेंट कंपनी यानी कि यूएस से जो आपने अमाउंट पूल करा कन्वर्ट करके यूएसए में जो लाए उसको यूएसए में इन्वेस्ट करो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप रिसीव कर लो 6 महीने के बाद, जो भी आपका टाइम पीरियड है। अब ऑप्शन 2 है इन्वेस्ट द अमाउंट इंडिविजुअल इन करेंसी ऑफ रेजिडेंस ऑफ सब्सिडरीज, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एंड कन्वर्ट द रिटर्न इनटू द पेरेंट कंपनीज करेंसी यूजिंग द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी। नाउ कंपेयर द रिटर्न्स अंडर द बोथ द ऑप्शंस। सिंपल, बहुत इजी सी चीज है, ये भी हो गया है। अब हम चलते हैं एक्सचेंज पोजीशन पे। ये चीज भी ना हम एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में मैं दिखा दूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सचेंज पोजीशन। एक्सचेंज पोजीशन, नोस्त्रो वोस्त्रो और लोरो अकाउंट वो सब, ठीक है। सो आप फटाफट से एक बार ऊपर वाली प्रोसेस को एक बार आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लीजिए, इतने में पानी वानी पी के आता हूँ। हाँ जी, एक्सचेंज पोजीशन क्या होती है? एक्सचेंज पोजीशन कुछ नहीं है, आप ये समझो इंडिया में एक बैंक है, इंडिया में एक बैंक है, उसके पास यूएस डॉलर्स का एक बैलेंस, एक कुछ अकाउंट बना हुआ है और वो यूएस डॉलर्स को चेक कर रहा है कि सरप्लस है या उसके पास, या फिर ओवरबोट है या फिर ओवरसोल्ड है, यानी कि सरप्लस में है या डेफिसिट में है, वो चेक करना है। सबसे पहले आप देखो ओपनिंग बैलेंस ओवरबोट, अगर उसके पास उसने ज़्यादा परचेज कर रखे हैं डॉलर तो दैट मीन्स नेगेटिव सिचुएशन। तो ओपनिंग बैलेंस ओवरबोट परचेज में लिख दिया, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ओपनिंग बैलेंस ओवरसोल्ड, सोल्ड है, सोल्ड में लिख दिया। अब स्पोर्ट परचेज है तो भाई परचेज में लिख दो, स्पोर्ट सेल है तो सेल में लिख दो, फॉरवर्ड परचेज है तो परचेज में लिख दो। फॉरवर्ड परचेज कैंसिल हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, एक तरह से कैंसिल है, सेल्स में लिख दो, परचेज रिटर्न सेल्स में आ जाएगा। फॉरवर्ड सेल है तो आप फॉरवर्ड सेल सेल में लिख दो, और फॉरवर्ड सेल कैंसिल है तो परचेज में लिख दो, सेल्स रिटर्न हो गया, एक तरह से कुछ नहीं है, बस ये डिफरेंस। उसके बाद रेमिटेंस बाय टेलीग्राफी ट्रांसफर, रेमिटेंस यानी कि देना, यानी कि सेल करना, सेल कर दिया। बिल परचेज यानी कि आपने परचेज करा, परचेज में लिख दिया। ड्राफ्ट परचेज यानी कि ड्राफ्ट मतलब सेल होता है, ड्राफ्ट इज बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट बन गया ऐसा कुछ, तो वो बेसिकली एक तरह से सेल वाली पोजीशन होती है। तो ड्राफ्ट परचेज है, आपने ड्राफ्ट को परचेज करा, सॉरी ड्राफ्ट इशूड नहीं, मैंने आपको पहले ड्राफ्ट इशूड का बता दिया। तो ड्राफ्ट इशूड सेल में आ जाएगा, ड्राफ्ट परचेज परचेजेस में आ जाएगा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, छोटी सी मिस्टेक होगी। अब उसके बाद ड्राफ्ट इशूड कैंसल्ड, जो इशू करे आपने ड्राफ्ट उसको आपने कैंसिल कर दिया तो दैट मीन्स वो परचेज में आएगा, ठीक है। अब वो सब टोटल आपने निकाल लिया। अब उसके बाद इन दोनों में जो बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर ये कम है ये ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा। टोटल लिख दो, अकाउंट क्लोज कर दो, खत्म। तो ये बेसिकली आपकी ओवरबोट या ओवरसोल्ड पोजीशन बताता है और कुछ नहीं है। अगर देखो, अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ओवरसोल्ड है। सर क्यों? क्योंकि देखो ये वाला अमाउंट ज़्यादा है, अगर ये वाला अमाउंट ज़्यादा होगा ये वाला कम होगा तभी तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखोगे आप। यहाँ पर लिख रहे हो ये वाली अमाउंट ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स सेल का बैलेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स ओवरसोल्ड। अगर ये वाला अमाउंट ज़्यादा है ये वाला अमाउंट कम है, ये वाला अमाउंट कम है तो ही यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये वाला अमाउंट कम है तो ही यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है तो दैट मीन्स परचेज ज़्यादा है, तो इसलिए इसको ओवरबोट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको दोबारा से अगर समझना है तो समझा देता हूँ। अगर ये बैलेंस ज़्यादा है और ये कम है तो यहाँ पर बैलेंस आएगा, यहाँ पर आएगा, तो दैट मीन्स ये वाला ज़्यादा है, परचेज ज़्यादा है, तो दिस इज ओवरबोट, ठीक है, ओवरबोट। और साथ में इसको हम ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है तो अगले साल ओपनिंग में यहाँ आएगा ना, इधर मतलब ओपनिंग में परचेज साइड में आएगा। हम जैसे बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं
डेबिट साइड के बैलेंस को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट में आपने बहुत बार ऐसी चीज़ें करी हैं। तो इसको जब आप ट्रांसफर करोगे तो बोट वाली साइड में करोगे तो यहाँ पर ट्रांसफर होगा ना, तो ये देखो ओवर बोट आ रहा है ऊपर परचेज में, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर आ रहा है दिस इज ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड क्यों है ये? बिकॉज ये वाला बैलेंस ज़्यादा है, ये कम है, तभी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये ज़्यादा है दैट मीन्स सेल वाला ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज ओवरसोल्ड, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब हम चलते हैं नोस्त्रो अकाउंट, वोस्त्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट। नोस्त्रो अकाउंट होता है इट इज कैश पोजीशन या फिर आर अकाउंट विद यू, हमारा खाता तुम्हारे बही खातों में। मतलब मैं इंडियन बैंक हूं, इंडियन बैंक ने अपना अकाउंट खुलवा रखा है यूएसए के बैंक के साथ, सो आर अकाउंट विद यू इज नोस्त्रो अकाउंट। यूएसए के बैंक ने अगर इंडिया के बैंक के साथ अकाउंट खुला रखा है तो हम उस अकाउंट को वोस्त्रो अकाउंट बोलेंगे हमारे लिए। उनके लिए नोस्त्रो है लेकिन हमारे लिए वोस्त्रो है। लोरो अकाउंट ये है कि हम बोल रहे हैं, इंडिया वाला बैठ के पंचायती कर रहा है, बोल रहे हैं यूएसए का अकाउंट कनाडा के साथ, भाई देयर अकाउंट विद देम, हमें क्या लेना देना है, वो लोरो अकाउंट है, ठीक है। दिस इज योर लोरो अकाउंट, पंचायती चल रही है और कुछ नहीं, ठीक है। अब कैश पोजीशन में क्या है, अगेन सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस परचेज का हमने यहाँ लिख दिया, स्पोर्ट परचेज हुआ परचेज में लिख दिया, स्पोर्ट सेल हुआ सेल में लिख दिया, रेमिटेंस बाय टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेमिटेंसेज हैं सेल्स में लिख दिया। अगेन सब टोटल क्लोजिंग बैलेंस आप लिख दोगे, वही जैसे ऊपर बताया वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये हो गया आपका कैश पोजीशन नोस्त्रो अकाउंट, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इसका भी आईसीआई ने क्वेश्चन कवर करा हुआ, आईसीआई ने, वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आता है करेंसी स्वैप। ये प्रोसेस आपको ना यहाँ पर देखो, करेंसी स्वैप में क्या होता है कि एक कंपनी ने लोन लिया और दूसरी कंपनी ने लोन लिया, दोनों ने लोन एक्सचेंज कर लिया, फिर मैं अपने लेंडर को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, वो मैं उससे इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ, तो काफ़ी ऐसे प्रोसेस चलती है और ये विदाउट क्वेश्चन आपको समझ आने का नहीं, ठीक है। तो ये रादर देन टेकिंग एन एग्जाम्पल फुल एंड एक्सप्लेनिंग यू, आई विल डू वट, मैं आपको जब इसकी क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज करवाऊंगा तब मैं आपको ये वाला टॉपिक समझा दूंगा। अभी ये वाला टॉपिक मेरे एंड से पेंडिंग है, ये कवर होगा क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज के साथ करेंसी स्वैप, बिकॉज ये क्वेश्चंस के बिना आपको एक एग्जांपल के बिना समझ नहीं आने वाला है, नो दिस, ठीक है। अब वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि कंपेयर करना है आपको, बोरो कहाँ करोगे, द अमाउंट पेबल एट ए मेच्योरिटी ऑफ लोन इन द बोथ अवेलेबल ऑप्शंस, दैट इज होम करेंसी लोन एंड फॉरेन करेंसी लोन, दोनों को कंपेयर करो, एंड बोरो इन द करेंसी वेयर आउटफ्लोज आर लेस। सिंपल है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, बट स्टिल मैंने लिख दिया बिकॉज आईसीआई ने इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है, टच अपॉन करा हुआ है, तो मैंने एक प्रोसेस लिख कर दे दी, करना कैसे है वो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। कंपेयर द अमाउंट पेबल एट मेच्योरिटी ऑफ लोन इन अंडर बोथ द अवेलेबल ऑप्शंस। होम करेंसी लोन लेंगे तो मेच्योरिटी पे टोटल आउटफ्लो कितना होगा, फॉरेन करेंसी में लोन लेंगे तो टोटल आउटफ्लो कितना होगा INR में, वो चेक करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। वे टू इन्वेस्ट, compare the amount receivable at maturity of investment under the both the available options, that is investment in home currency or investment in foreign currency. Naturally where amount receivable would be more is going to be our choice of investment, खत्म, ठीक है जी। So with this our revision of forex chapter is completed and I believe almost 2 घंटे में कवर हो गई है। 1 घंटे का पार्ट 1 था कुछ और 1 घंटा 7 मिनट का कुछ पार्ट 2 है, तो दोनों को मिलाकर 2 घंटा 10 मिनट या फिर 2 घंटे 15 मिनट में ये वीडियो मैंने फोरेक्स की रिवीजन कवर कर दिया बहुत डिटेल में। हाँ, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक कैंसिलेशन और वो सब ऑटोमेटिक कैंसिलेशन की अलग से वीडियो है, एंड कुछ वो वाले टॉपिक हैं फेट ऑफ ओवर्ड के, वो मेरे को अलग से एक वीडियो में कवर करने हैं, आई नो दिस, ठीक है। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अगर आपको ये चीज़ें मतलब ये रिवीजन वीडियो अच्छी लगी हो, देन आई हाईली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। एंड आई होप आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बड़ी लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, और आई होप आप इस अटेम्प्ट में, इस एग्ज़ाम में नवंबर 2024 में पक्का CA बनेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ये फोरेक्स जैसे बड़े चैप्टर्स की वीडियोस बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड 348 अभी कुछ हमारे करंट सब्सक्राइबर्स हैं, एंड आई होप आप इसको जल्द ही 400 एंड अबव एंड इवन थाउजेंड्स में भी लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।